सो हेलो एवरीवन। जैसा कि ये क्लास 12th एंड क्लास 10th जनन का ये जो है जनन चैप्टर से लास्ट वीडियो होगी और इस वीडियो में आज हम जनन चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मासिक चक्र। इससे पहले हमने जो है जनन के बारे में पूरे जनन को चैप्टर को कवर करते हुए 3 वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने उन 3 वीडियो को देख लिया तो जनन चैप्टर में आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड पेपर जो है बड़े ही आराम से हो जाएंगे। तो ये चौथा पार्ट है और यहाँ पे इसके साथ हम इस पूरे के पूरे लेसन को जो है आज ख़त्म कर देंगे और ये हो जाएगा कंप्लीट कि स्टडी सीबीएल क्लासेस पे जनन चैप्टर पूरा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद का जो लेसन होगा वो जनन एवं स्वास्थ्य होगा। अभी मानव जनन का ये सबसे अंतिम जो है पार्ट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ इसे ही नहीं बल्कि तीनों पार्ट जो मैंने इससे पहले भी अपलोड कर रखे हैं उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये चौथा पार्ट, मासिक चक्र। इसमें जो पहला पॉइंट है उसका नाम है मासिक चक्र। मासिक चक्र का मतलब होता है, अगर साधारण भाषा में बोलें तो इसे कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं? पीरियड्स। जो महिलाओं में प्रतिमाह पीरियड्स आते हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। इसी को कहते हैं मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है पीरियड्स जो होते हैं। तो मादा प्राइमेट्स में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत यौनारंभ से शुरू होती है जिसे रजोधर्म कहते हैं ना। जब मतलब ये पीरियड्स जब ये मासिक चक्र शुरू होता है तो उसे क्या कहते हैं? रजोधर्म कहते हैं। पहली बार जब पीरियड्स आता है या जब इसकी शुरुआत होती है तो उसे क्या कहते हैं? रजोधर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। और स्त्रियों में यह आवर्त चक्र जो होता है 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। यानी 28 से हर महीने जो है 28 से 29 दिनों के बाद जो है ये मासिक चक्र जो है या आवर्त चक्र दोहराया जाता है, मतलब आता है। ठीक है। और इस प्रक्रिया में अंडोत्सर्ग होता है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में जो अंडे बनते हैं ना वो 28 से 29 दिनों तक शुक्राणु का वेट करते हैं और यदि शुक्राणु नहीं मिलता है तो वह जो है क्या होते हैं? टूट टूट कर बाहर आने लगते हैं। ठीक है। लगभग 3 से 5 दिन तक रक्तस्राव होता रहता है, यानी जो पीरियड्स होते हैं लगभग 3 से 5 दिन तक चलते रहते हैं। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं निषेचन, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन, जैसा कि आप निषेचन की परिभाषा तो आप जानते हैं। नर मादा युग्मकों का आपसी संयुग्मन जो होता है, नर मादा युग्मकों का आपसी संलयन जो होता है, नर मादा प्रोडक्ट का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ परिभाषा इस चैप्टर की जो डिमांड है, अंड कोशिका जिसको मादा युग्मक कहते हैं तथा शुक्राणु जिसे नर युग्मक कहते हैं का संलयन का संयुग्मन, इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। जैसे कि मान लीजिए ये नर युग्मक है यन और इसे हम जो है ये नर युग्मक है यन और ये मादा युग्मक है यन। ठीक है। ये नर युग्मक है मेल और ये फीमेल। तो नर के पास से शुक्राणु मिलेगा, मादा के पास से अंडाणु, और जब ये आपस मिलेंगे तो 2n बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 2n। तो यहाँ पे यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि अंड कोशिका यानी मादा की जो यन था तथा मादा युग्मक और शुक्राणु जो कि नर युग्मक है, इसे भी स्मॉल n से दर्शाएंगे। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब भ्रूण का निर्माण हो जाता है, शिशु का निर्माण हो जाता है, बच्चे का निर्माण हो जाता है। एक बात और है, इसे आसान तरीके से समझने के लिए जो है आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने बेहतर तरीके से हम खुद ही बता रहे हैं कि जो भी चैप्टर में आपको कठिनाइयाँ हैं वो यहाँ पे दूर हो जाएंगी। और उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक और आपसे बात करनी है। लीगल 24 अड्डा, लीगल 24 अड्डा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी अपना ही चैनल है। ठीक है। लीगल 24 अड्डा
इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या फिर आप लीगल 24 अड्डा लिख करके जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो तुरंत चैनल आपके सामने आ जाएगा, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय में पहले भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूण का विकास देखिए। जब निषेचन हो जाता है उसके बाद भ्रूण का जो विकास होता है, भ्रूण मतलब होता है शिशु, बच्चा। ठीक है, इसका विकास गर्भाशय में निषेचित अंडे, जो अंडा जिसको शुक्राणु मिल चुका है, अर्थात जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, जो निषेचित हो चुका है, निषेचित अंडे के प्रत्यारोपण के पश्चात अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं तथा यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं में कोरक खंड कहते हैं। यानी जो अंडे होते हैं दो, जब वो शुक्राणु से मिल जाते हैं तो इस प्रकार से 2, 4, 8, 16 ऐसे खंडों में संतति कोशिकाओं में टूटते जाते हैं, इन्हें कोरक खंड कहते हैं, की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण जो होते हैं को मोरूला कहते हैं। यानी जो अंडे होते हैं जो शुक्राणु से मिलकर 8 से 16 कोशिकाएं जो बना लेते हैं ना, 8 से 16 कोशिकाओं युक्त कोरक जो खंड होते हैं उन्हें मोरूला कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है मोरूला किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पे लिखेंगे 8 से 16 खंडों वाले कोरक खंडों वाले भ्रूण को मोरूला कहते हैं। यह कोरक पुटी के रूप में परिवर्धित हो जाता है, यानी कोरक पुटी के रूप में क्या होता है, परिवर्धित हो जाता है तथा ब्लास्टोसिस्ट के ब्लास्टोमियर के बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं के बाहरी जो है, एक ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर बाहरी परत में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जिसे जो पोषक कोरक कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, कोरक खंडों यानी उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ इसमें कुछ शब्द हैं जो थोड़ा टफ जरूर हैं मगर बहुत टफ नहीं है, समझते चलिए। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के अंतः स्तर में अंतः स्थापित हो जाते हैं, इसे ही अंतःरोपण कहते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं ना, गर्भाशय के अंतः यानी अंदर जो है अंतः स्थापित हो जाते हैं और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेते हैं। सगर्भता का क्या करते हैं, रूप धारण कर लेते हैं। मनुष्य के युग्मनज में विदलन मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो देखिएगा विदलन या विखंडन मोरूला का निर्माण, तो देखिएगा मोरूला का निर्माण कैसे होता है। निषेचन जब हो जाता है ना, यानी निषेचन के पश्चात युग्मनज में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है। जब निषेचन होता है उसके बाद जो मादा अंडाणु होता है ना, उसमें तेजी से क्या होता है, विभाजन होता है, अतः अनेक कोशिकाओं के समूह में विभाजित हो जाता है। ठीक है, कोरक पुटी के रूप में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है, कई कोशिकाएं टूट टूट कर विभक्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को विदलन कहते हैं। ठीक है, जब छोटी छोटी कोशिकाएं अंदर ही अंदर टूट जाती हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉल है, बॉल के अंदर के सारे हिस्से छोटे छोटे खंडों में टूट जाए लेकिन बॉल अपनी स्थिति में बनी रहे, तब ऐसे प्रक्रिया में ना विदलन कहते हैं। विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती, जो छोटे छोटे खंडों में कोशिकाएं टूटी हैं ना, वो क्या कहलाएंगी, उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ब्लास्टोमियर्स। आइए ब्लास्टूला का निर्माण जानते हैं। ब्लास्टूला का निर्माण, कोशिकाओं की बाह्य सतह चपटी होकर ट्रोफोब्लास्ट बनाती हैं। जो कोशिकाओं की बाहरी सतह होती है वो चपटी होकर क्या बना लेती है, ट्रोफोब्लास्ट बनाती हैं, जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियल ग्रंथियों से स्रावित पोषक पदार्थ ग्रहण करती हैं। जो क्या होती हैं, गर्भाशय से एंडोमेट्रियल ग्रंथियों से स्रावित होकर पोषक पदार्थ क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ट्रोफोब्लास्ट द्वारा तरल एक नई केंद्रकीय गुहा में एकत्रित हो जाता है। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, इसके द्वारा जो तरल होता है वो नई केंद्रकीय गुहा में क्या होता है, केंद्रकीय गुहा में एकत्रित हो जाता है, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और यह एक पुटी में रूपांतरित हो जाती है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। आइए अंतःरोपण अथवा प्रत्यारोपण समझते हैं। अंतःरोपण कहिए या प्रत्यारोपण, मतलब कि माता के गर्भाशय के जो एंडोमेट्रियल में ब्लास्टोसिस्ट का स्थापित होना ही क्या अंतःरोपण या प्रत्यारोपण कहलाता है। जो मादा का गर्भाशय होता है ना, उसमें
एंडोमेट्रियल में ब्लास्टोसिस्ट या फिर का स्थापित होना ही प्रत्यारोपण या अंतरोपण कहलाता है। निषेचन के 7वें दिन ऐसा होता है जब अंतरोपण या प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू होती है। बाह्य भ्रूण कलाएं या गर्भ झिल्लियां। बाह्य भ्रूण कलाएं, भ्रूण के बाहर की जो झिल्ली होती है उसे बाह्य भ्रूण कलाएं गर्भ झिल्लियां कहते हैं। बाह्य भ्रूण कलाएं सिर्फ एमनियोट्स जैसे स्तनधारी सरीसृप और ट्रोफोब्लास्ट निर्मित करती हैं। ये विशेष कार्य करती हैं तथा 4 प्रकार की होती है। पहली होती है यॉर्क शैप। क्या होती हैं? यॉर्क शैप। तो उसके बाद हम आ चुके थे यॉर्क शेक पर। और यॉर्क शेक यह भ्रूण के नीचे विकसित होती है। यॉर्क शेक जो है भ्रूण के नीचे क्या होती है? विकसित होती है तथा इसकी भित्ति ट्रोफोब्लास्ट तथा एंडोब्लास्ट युक्त होती है। जो यॉर्क शेक की भित्ति होती है वो ट्रोफोब्लास्ट और जो है एंडोब्लास्ट क्या की युक्त होती है, जो बाद में एंडोस्पर्म तथा मीसोडर्म में बदल जाती है। मीसोडर्म, एंडोस्पर्म और मीसोडर्म जो है त्वचा बनाती हैं उसमें क्या हो जाती है? बदल जाती है। फिर नंबर 2 है बाह्य भ्रूण कला में एमनियोन। नंबर 2 है एमनियोन। यह आंतरिक एक्टोडर्म तथा बाह्य मीसोडर्म का सबसे भीतरी भाग है। जो आंतरिक एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म है ना, उसका सबसे भीतरी भाग है। एमनियो भ्रूण की रक्षा करती है, भ्रूण की रक्षा करती है तथा भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाती है। भ्रूण को बाहरी आघातों से क्या करती है? बचाती है। फिर कोरियन आ गया। कोरियन क्या होता है? यह भ्रूण के चारों ओर होती है तथा इसके भीतर की ओर दैहिक मीसोडर्म तथा बाहर की ओर एक्टोडर्म तथा ट्रोफोब्लास्ट होता है। कैरियन, इसकी भाषा थोड़ी सी टफ जरूर है मगर ध्यान देंगे तो टफ नहीं होगी। आपको चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर जो है चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, या फिर आप वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपकी जैसी मर्जी है आप वैसा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से ऑनलाइन क्लास में यही होता है, यहाँ आपकी सतर्कता जो है मायने रखती है। अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो आप जो है वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा के 360 पर कर लीजिएगा, आपको बेहतर दिखाई देगा। साथ ही साथ ईयरफोन का इस्तेमाल करके भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे वॉइस क्लियर आपको सुनाई देगी। और बाकी चीज़ें हैं, आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। और बाकी मैं समझा ही रहा हूँ। कोरियन, यह भ्रूण के चारों ओर होती है तथा इसके भीतर की ओर दैहिक मीसोडर्म, बाहर की ओर एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट होता है, ठीक है। अपरा पोशिका। अपरा शब्द जो है यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। अपरा पोशिका, इसका विकास एक छोटे कोष के रूप में भ्रूण के आहार नाल तथा एंडोडर्म से होता है, ठीक है। जो अपरा पोशिका होती है इसका जो विकास होता है एक छोटे से कोष के रूप में भ्रूण के आहार नाल, भ्रूण को जहाँ से भोजन मिलता है ना वहीं उसका आहार नाल कहलाता है। भ्रूण के आहार नाल के एंडोडर्म से होता है। नाभिरज्जु की मदद से यह भ्रूण से जुड़ी रहती है। अपरा पोशिका नाभिरज्जु की मदद से क्या होती है? भ्रूण से जुड़ी रहती है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बार बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में, अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं? इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार बताता हूँ। अपरा या प्लेसेंटा किसे कहती है? हर बार, कई बार, हर बार, बार बार, कई बार पूछा है, इसलिए इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। माता एवं भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय हेतु भ्रूण के भ्रूणीय झिल्लियां मुख्यतया जरायु एवं अपरा पोशिका गर्भाशयी दीवार के निकट स्थित होती है। माता एवं भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय, मतलब जो माता का रक्त होता है भ्रूण का रक्त, उनमें विभिन्न पदार्थों के विनिमय का मतलब होता है विभिन्न पदार्थों को आने जाने, ठीक है, के लिए मुख्यतया जरायु अपरा पोशिका गर्भाशयी दीवार के निकट स्थित होती है। भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियों एवं स्त्री की गर्भाशयी
श्लेष्मिका से मिलकर बनी संयुक्त संरचना द्वारा जिसे भ्रूण तथा माता के रक्त के बीच विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है उसे अपरा कहते हैं। अपरा का मतलब होता है जब शिशु जो है माता के गर्भाशय में होता है ना, तो नाभि से जो है क्या होता है, उसे पोषण मिलता है। ठीक है, जो भी माता खाती पीती है उसे शिशु को भी पोषण मिलता है। तो शिशु के शरीर में भी ब्लड होता है और माता के शरीर में भी ब्लड होता है। तो ऐसा नहीं है कि माता का जो ब्लड ग्रुप हो वही शिशु का ब्लड ग्रुप हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन पदार्थों का जो विनिमय होता है ना, जो भी माता खाती पीती है या जो भी शिशु तक पहुंचता है, वो पदार्थों का विनिमय कहलाता है। और इस विनिमय का जो माध्यम होता है उसे ही अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक कर लिख लीजिएगा, जिसे अपरा कहते हैं। माता एवं भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय हेतु भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियां मुख्यतः जरायु एवं अपरा कोशिका गर्भाशयी दीवार के निकट स्थित होती हैं। भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियों एवं स्त्री की गर्भाशयी श्लेष्मिका से मिलकर बनी संयुक्त संरचना के द्वारा भ्रूण माता के रक्त के बीच जो विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है ना, उसे ही अपरा कहते हैं। ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले आप तुरंत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। इसके चारों पार्ट तैयार हो चुके हैं, पूरे के पूरे मानव जनन को हमने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद का जो सेशन आएगा जनन एवं स्वास्थ्य, लेकिन एक लेसन यहाँ पे अब समाप्ति पर है। तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। अपरा के कार्य, अपरा के कार्य। नंबर 1, अपरा वसा ग्लाइकोजन तथा लौह संचय करता है। वसा ग्लाइकोजन तथा लौह को क्या करता है? संचित करता है। नंबर 2, अपरा ट्रोफोब्लास्ट जिसमें गुजरने वाले प्रोटीन का अपघटन करता है। अपरा जो है ट्रोफोब्लास्ट उनमें गुजरने वाले प्रोटीन का क्या करता है? अपघटन करता है। जो अपरा के कार्य भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अपरा के कार्य भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अपरा जो होता है यह चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि रोगों से एंटीबॉडीज माता के रक्त से गर्भ तक पहुंचकर इसे रोगों से बचाते हैं। यदि शिशु को गर्भाशय में किसी प्रकार का रोग होने वाला, जैसे चेचक हो गया, खसरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तो ये रोगों से जो है माता के रक्त से गर्भ में पहुंचकर इन रोगों से क्या करते हैं? अपना बचाते हैं। ठीक है, यदि माता किसी प्रकार की वैक्सीन लेती है या किसी प्रकार की जो भी गर्भाशय के समय गर्भधारण के समय जितने भी प्रकार के टीके लगते हैं, वो सारे टीकों को वहाँ तक शिशु के शरीर में पहुँचाने में अपरा क्या करता है? सहायता करता है। उसके बाद अगला है, यह यकृत के निर्माण तक ग्लाइकोजन का संचय करता है। जब तक कि यकृत का निर्माण नहीं होता शिशु के शरीर में, तब तक ग्लाइकोजन का संचय करता है। ठीक है ना, तब तक ग्लाइकोजन का संचय का मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद अपरा जो है एस्ट्रोडियोल, प्रोजेस्टेरॉन, मानव कोरियोनल, गोनेडोट्रोपिन जिसे HCG हार्मोन्स कहते हैं, तथा मानव अप्रिय सोमेट्रोपिन, जिसको आप कहते हैं सोमेट्रोपिन को HPS, ठीक है, हार्मोन्स का पदार्थों का स्राव करता है। ठीक है, यहाँ पर जाकर के चैप्टर का एंड होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पूरी तरह से मानव जनन खत्म हो चुका है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब मानव जनन यहाँ पे पूरा का पूरा लेसन ख़त्म। इसके 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। अब आप जा कर के प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम होगा जनन एवं स्वास्थ्य। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।